पेट्रोल खत्म हो गया है, पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं, लॉकडाउन लगने वाला है। ये सारी अफवाहें कौन उड़ा रहा है? जब देश की सरकार ये साफ कर चुकी है कि तेल की कोई कमी नहीं है, तो ये डर कौन फैला रहा है कि तेल मिलना बंद होने वाला है और लॉकडाउन भी लग जाएगा? आज बात इसी पे होगी। देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी दिखाएंगे कि कैसे तेल खत्म होने के डर से लोग पेट्रोल पंप्स पे टूटे पड़े हुए हैं, और इन अफवाहों पर सरकार ने क्या कहा है ये भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि पेट्रोल डीजल पे सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है, तो उससे नफा नुकसान किसको होने वाला है, हम पर क्या असर पड़ेगा इसका। बात देश के एविएशन इंडस्ट्री की भी होगी, क्योंकि संसद के पैनल ने कहा है कि देश के 50% कमर्शियल हवाई जहाज जो हैं उनमें टेक्निकल खामियां मिली हैं। और देखेंगे हम कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में जनता के नुमाइंदे जूतम पैजार करने पे क्यों उतारू हो गए। नमस्ते, मैं हूं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by Candid, Rajnigandha and Goldi Masale. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सरकार लगातार कह रही है कि देश में फिलहाल डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। कंपनियां भी यही भरोसा दिला रही हैं, लेकिन देश कई पेट्रोल पंपों की तस्वीरों से लगता है कि इस वक्त देश में सबसे कीमती चीज़ पेट्रोल और डीजल ही है। लोगों को ईंधन भरवाने में दिक्कत आ रही है। कहीं लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है, और जहां मिल रहा है वहां कुछ लोग आज और कल की नहीं बल्कि परसों की चिंता में लगे हैं। बड़े बड़े कंटेनर लेकर पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं। अब जैसे ये वीडियो देखिए, यूपी के लखीमपुर खीरी ज़िले का है। लाइन से बड़े बड़े कंटेनर दिखाई दे रहे हैं। डीजल लेने के लिए लोग कंटेनर लेकर पहुंच गए, और इसी ज़िले के अलग अलग इलाकों में पेट्रोल डीजल न मिलने से पेट्रोल पंप बंद हो गए। एक जगह तो तेल न मिलने पर लोगों ने पेट्रोल पंप को बंद करके रास्तों में टायर बिछा दिए। लोगों को किस किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, सुनते चलिए। पेट्रोल तो लग रहा है मगर नहीं रहे। क्या कहना चाहेंगे जिले का अधिकारी से? बस जिला अधिकारी कहना चाह रहे कि पेट्रोल मिले हम लोगों को। हम लोग डेली का काम मान चलाना है, तो गाड़ी कहाँ चलाएंगे? यही है, डीजल नहीं मिल रहा है। सुबह 6 बजे से आए हम, डीजल नहीं मिल रहा अभी। यहाँ सब सरिया पेट्रोल ये सब बंद कर दिया है इन्होंने। देख लीजिए आप लोग, सब लोग ये कुछ नहीं मिल रहा बता रहे हैं। उधर से पेट्रोल पे कमी है। कमी क्यों नहीं, हम लोग मर रहे हैं सुबह से। अभी सिर्फ चाय पी के आए थे, सुबह से कुछ नहीं मिला है। एक और तस्वीर है यूपी के गोरखपुर से। मामला अलग है, वहाँ पे मूल वही है, लेकिन यहाँ की सुभाष चंद्र बोस नगर कॉलोनी में 26 मार्च की देर रात लोगों के बीच हाथापाई हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पेट्रोल भरवाने के लिए लाइन में लगे लोग अचानक आपस में भिड़ गए। पहले कहा सुनी हुई, फिर चंद मिनटों में मामला हाथापाई तक पहुँच गया। फिर हालात इतने बिगड़ गए कि बात लात घूंसे तक चली गई। चाहे महाराष्ट्र का बुल्ढाना हो या मध्य प्रदेश का रायसेन, लोगों को पंप पर तेल भरवाने की मशक्कत करनी पड़ रही है। जुगाड़ुओं के देश भारत में लोग अजब अजब तरीके भी अपना रहे हैं। बोतल और कंटेनर में काम भर का तेल नहीं मिल रहा है, तो एक सज्जन बाइक की एक्स्ट्रा टंकी ही लेकर पहुंच गए। ये स्थिति तब है जब कल ही सरकार ने बोल्ड लेटर्स में लिखा है और कहा है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को संसद में स्पष्ट कर चुके हैं कि देश में पर्याप्त तेल है। तो सवाल है कि यह समस्या पैदा कैसे हुई, पैनिक बाइंग क्यों हो रही है, कई पंप ग्राहकों को खाली हाथ क्यों लौटा रहे हैं, और क्यों पिछले 4 दिन से अलग अलग राज्यों में पेट्रोल पंप पे लाइनें दिखाई पड़ रही हैं। पहले एलपीजी और अब तेल के लिए यह स्थिति बनी कैसे, हमने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की है। सुनिए वो क्या बता रहे हैं। तो जो भी ऑयल कंपनीज ने बयान दिए हैं और जो भी सरकार ने बयान दिए हैं, किसी भी जगह पर पेट्रोल की जो डिमांड है उससे कम सप्लाई नहीं की गई है। कोई नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कोई डिले हो जाता है कंसाइनमेंट आने में, कोई ट्रक डिले हो जाता है या कोई जैम लग जाता है रास्ते में, तो उसकी वजह से अगर कोई टैंकर लेट पहुंचे हों तो उसमें उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन सप्लाई एज फार एज डिमांड इज कंसर्न, उसको कहीं पर भी शॉर्ट ऑफ डिमांड नहीं रखा गया है। जहां तक पैनिक बाइंग का सवाल है, उसमें मुझे ये लगता है कि लोग एंटिसिपेशन में खरीद रहे हैं बहुत ज्यादा, और कई जगहों पर बहुत रूमर्स भी फैल रही हैं। एंटिसिपेशन में इसलिए खरीद रहे हैं कि उनको लग रहा है कि कल या परसों या एक दिन बाद या दो दिन बाद फ्यूल की प्राइसेस बढ़ेंगी, क्योंकि जो अभी प्राइसेस हैं, गवर्नमेंट ने अभी तक तो इसको टच भी नहीं किया है फ्यूल प्राइसेस को, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपका जो क्रूड का प्राइस है वो ऑलमोस्ट 150%
ऑलमोस्ट डबल भी हो चुका है, उससे नीचे आके अभी 150% पर है। तो मुझे ये लगता है कि वो एंटिसिपेशन में है, रूमर्स की वजह से है, और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज ना कल किसी भी दिन प्राइसेस बढ़ सकती हैं। पर आज सुबह आई एक अच्छी खबर। सरकार ने पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। टैक्स कम करने के बाद अब पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 3 रुपए प्रति लीटर रह गई है और डीजल पर इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब कि सरकार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा छोड़ रही है ताकि तेल कंपनियों को राहत मिल सके। हुआ क्या कि ईरान में युद्ध शुरू हुआ और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। भारत की तेल कंपनियां जो OMCs हैं, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उन पर भारी दबाव आ गया। लेकिन सरकार का कहना है कि पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। अगर दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे तो नुकसान कौन झेलेगा? तेल कंपनियां। और अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो नुकसान कौन झेलेगा? हम लोग। क्योंकि तेल के दाम बढ़ने का मतलब है कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ना, महंगाई बढ़ जाएगी, माल ढुलाई बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार ने निकाला बीच का रास्ता। अभी जो नुकसान तेल कंपनियों को हो रहा है उसे सरकार ने अपने ऊपर ले लिया है। यानी आप सीधा सीधा समझें तो तेल की खरीद बिक्री की इस साइकिल में टोटल 3 प्लेयर हैं। तेल कंपनियां जो तेल बेचती हैं, दूसरे हम लोग आम जनता जो तेल खरीदते हैं, और बीच में है एक प्लेयर और सरकार। सरकार भी इसका हिस्सा है क्योंकि सरकार वसूलती है टैक्स, ड्यूटी और सेस। इसलिए सरकार के एक्साइज ड्यूटी कम करने से तेल कंपनियों का नुकसान कम होगा, वो नुकसान झेलेगी सरकार, और हम आप ना तो फायदा होगा हमको ना तो नुकसान। पेट्रोल डीजल के दाम जो थे वही रहेंगे। माने फायदा न होना भी एक तरह से नुकसान से बचना है। अब आप सुबह से खबरों में सुन रहे होंगे कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया है, पर असल बात यह है कि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के एक कंपोनेंट में कटौती की है। कौन सा कंपोनेंट? स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी यानी SAED, जिसको सरकार ने 10 रुपए प्रति लीटर कम कर दिया है। बाकी कौन कौन से टैक्स और ड्यूटी हम लोग पे कर रहे हैं पेट्रोल डीजल पे? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में एक पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल है। हम जब उनकी वेबसाइट पे गए तो हमें पता चला कि कितना टैक्स केंद्र सरकार लेती है और कितना अलग अलग राज्य सरकारें। सेंट्रल एक्साइज 4 तरह से ड्यूटी और सेस वसूलता है। पहला बेसिक एक्साइज ड्यूटी, दूसरा स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, तीसरा एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। ये तो एक्साइज ड्यूटी थी। केंद्र सरकार सेस भी लेती है। चौथा एलिमेंट है जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है उसे केंद्र सरकार रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी कहती है। आपने जान लिए 4 स्लैब, 3 ड्यूटी, 1 सेस। अब ताज़ा कटौती से पहले तक ये सब मिलाकर पेट्रोल करीब 19 से 20 रुपए और डीजल पर लगभग करीब 15 से 16 रुपए प्रति लीटर तक टैक्स लगता था। ये केंद्र सरकार की बात थी। पर सिर्फ केंद्र ही नहीं, सभी राज्य सरकारें भी पेट्रोल डीजल पे टैक्स वसूलती हैं, जिसे वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। कुछ राज्यों में वैट नहीं, सेल्स टैक्स लिया जाता है, और ये टैक्स सबके लिए फिक्स नहीं है। हर राज्य अलग अलग टैक्स लगाता है। पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, इसकी वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 19.4% वैट लगता है, यूपी में 19.36 या 14.85 रुपए प्रति लीटर का वैट लगाया जाता है। इन दोनों में जो भी ज्यादा है वो लिया जाता है, मतलब परसेंट के हिसाब से या रुपए के हिसाब से। जो ज्यादा बैठा वो सरकार लेगी। कर्नाटक में 29.84% का सेल्स टैक्स लगता है। केरल में 30.08% का टैक्स लगता है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार 29% वैट लेती है या 2.5 रुपए प्रति लीटर वैट लेती है, प्लस 1% सेस भी लगा देती है। इसलिए आप यूपी और एमपी के तेल के दामों में कंपेयर करेंगे तो पेट में गुदगुदी महसूस करने लगेंगे साहब। अच्छा, अब एक लीटर के दाम को समझें तो कच्चे तेल की लागत, रिफाइनिंग और माल ढुलाई पेट्रोल के रिटेल प्राइस की करीब 35 से 45% तक होती है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी करीब 20 से 25% होती है। हमने अभी देखा ही कि राज्य वसूलते हैं वैट 20 से 30%, फिर डीलर कमीशन और तेल कंपनियों का मार्जिन, सब ये मिला के लगभग 5 से 8% के बीच होते हैं ये सब। इस तरह से देखें तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 से 55% सिर्फ टैक्स लगता है। यानी अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल खरीद रहे हैं 1 लीटर, तो उसमें 40 से 55 रुपये आप सिर्फ टैक्स देते हैं।
बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में एक उदाहरण से हिसाब भी समझाया गया है। मान लीजिए कि कच्चा तेल 40 रुपए प्रति लीटर बैठ रहा है, तो इसकी रिफाइनिंग और माल ढुलाई की लागत हो गई 5 रुपए, तेल कंपनियों का मार्जिन 3 रुपए, एक्साइज ड्यूटी 20 रुपए, वैट 25 रुपए और डीलर कमीशन 4 रुपए। मान ले तो हम तक पेट्रोल पहुंचते पहुंचते उसका दाम हो जाता है 97 रुपए प्रति लीटर। ऐसा माना जाता है कि सरकारें जितना ज़्यादा टैक्स वसूलती हैं उतना डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं। अगर सरकारें टैक्स कम करती हैं तो तेल सस्ता हो जाता है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है लेकिन पेट्रोल डीजल पर असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं असर पड़ेगा ये भी जान लेते हैं। इसका जवाब पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने सुबह ही बता दिया था। उन्होंने एक्स पे लिखा था कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पेट्रोल पे 24 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 30 रुपए प्रति लीटर का नुकसान उठा रही हैं, क्योंकि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के चलते कच्चा तेल $70 प्रति बैरल से बढ़कर $122 प्रति बैरल पे पहुंच गया है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि जब कच्चा तेल $70 एक बैरल था तब भी हम उतने में ही पेट्रोल डीजल खरीद रहे थे जितने में आज, यानी हम लोग जितने में खरीद रहे थे गाड़ी में भरवाने के लिए। बहरहाल हरदीप सिंह पुरी बता रहे हैं कि कच्चा तेल इस समय $122 प्रति बैरल है, लेकिन भारत की तेल कंपनियों ने $150 प्रति बैरल तेल भी खरीदा है। इनफैक्ट $150 प्रति बैरल से भी ज्यादा, यानी कच्चे तेल के लिए पिछले महीने के दाम के मुकाबले हम इस महीने तेल कंपनियां जो हैं वो 2 गुना तक दाम चुका रही हैं। 70 दूना 140, उसका एक ज़्यादा 150 और उससे भी ज़्यादा। और फिर भी पेट्रोल और डीजल के दाम हम कस्टमर्स के लिए जस के तस हैं। ऐसे में जैसा कि हमने पहले भी बताया कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जाते हैं तो तेल कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए सरकार ने दाम न बढ़े इसके लिए एक्साइज ड्यूटी घटाई है। पर सरकार के लिए ज़्यादा बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार अपना नुकसान करा रही है। सरकार ने इसी के ज़रिए खूब टैक्स वसूला भी है। पीपीएसी के डेटा से ही पता चलता है कि पेट्रोलियम सेक्टर ने 2023-24 में 7.5 ट्रिलियन रुपए का मतलब पता है आपको, 7.5 लाख करोड़ रुपए। इसमें से केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी से लगभग साल भर में 2.7 से 3 लाख रुपए करोड़ रुपए कमाए और राज्यों ने वैट के जरिए 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है। चर्चा ये भी तेज है कि तेल कंपनियां सरकार पे लगातार दबाव बना रही थी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाएं, इसलिए सरकार को मजबूरन एक्साइज ड्यूटी घटानी पड़ी। हमने एक्सपर्ट से ये बात कायदे से समझी है, आप भी समझिए। देखिए, जो एक बात बहुत महत्वपूर्ण इस समय है वो ये है कि तेल कंपनियों ने किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाया। सरकार एक बात बहुत क्लियरली सारी तेल कंपनीज को बोल चुकी है कि जब दाम गिरते हैं तो आपको मुनाफा होता है, तो जब दाम बढ़ते हैं तो आपको मेक श्योर करना होगा कि कंज्यूमर के ऊपर उसका इम्पैक्ट ना पड़े। देखिए, जिस दिन से वॉर चालू हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार का ये मानना है कि किसी भी तरीके का दबाव, चाहे वो एलपीजी गैस सिलेंडर को लेके हो या ट्रांसपोर्टेशन को लेके हो या कीमतें बढ़ने को लेकर हो, उसका इम्पैक्ट लोगों पर नहीं पड़ना चाहिए। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि अब एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है। सरकार का ये मानना है कि जब आप मुनाफा करते हैं तो उसका काफी बड़ा हिस्सा आप लोग अपने पास रखते हैं, और वो हिस्सा इसीलिए कंपनीज अपने पास रखती हैं ताकि कल को अगर किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो उन दिक्कतों का सामना किया जा सके। यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी को कट किया गया है, क्योंकि सरकार का मानना है कि बॉटम लाइन ये है कि आपको मेक श्योर करना है कि कंज्यूमर के ऊपर किसी भी तरीके का दबाव ना पड़े। आपने ऐश्वर्या को सुना। तेल कंपनियों के जिस मुनाफे का जिक्र वो कर रही थीं उसे भी हम समझ लेते हैं। तेल कंपनियों का अभी नुकसान हो रहा है क्योंकि कच्चा तेल बहुत महंगा हो गया है, लेकिन तेल कंपनियों ने भी खूब पैसा पीटा था जब कच्चा तेल सस्ता था। भारत के तेल बाजार में 3 प्रमुख कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। तेल बाजार में इनकी कुल मिलाकर लगभग 90% की हिस्सेदारी है। इस फाइनेंशियल ईयर की 3 तिमाहियों यानी शुरुआती 9 महीनों में इन तीनों तेल कंपनियों का मिला जुलाकर मुनाफा 192% बढ़ा है। वित्त वर्ष 2024-25 में शुद्ध लाभ 19,768 करोड़ रुपए रहा था। इस साल 9 महीनों में ही यह मुनाफा बढ़कर 57,810 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन फिर हो गया युद्ध और तेल में लग गई आग। एक चर्चा यह भी चल रही है वैसे कि तेल कंपनियों ने डीलर्स को तेल क्रेडिट पर देना बंद कर दिया है, यानी उधारी पर। इसलिए पेट्रोल की किल्लत हो गई है। मतलब पहले तेल कंपनियां उधार में तेल देती थीं, अब नहीं दे रही हैं। यह खबर अंग्रेजी अखबार मिंट ने 17 मार्च को छापी थी। कुछ लोगों ने इसका हवाला देते हुए कहा कि तेल की किल्लत की वजह यही है। इस पर भी हमने एक्सपर्ट से बात की। क्रेडिट का सवाल है, देखिए
ऑयल कंपनीज को जब से ये प्राइसेस बढ़ी हैं, जिससे 62 से बढ़ना शुरू हुई हैं और 150, 170, 167 तक गई, उसके बाद एक ब्रीफली, और उसके बाद नीचे आके 120 तक गई, उसके बाद ब्रीफली फिर उसके बाद नीचे आके अभी 100 के आसपास चल रही है। जहां तक ऑयल कंपनीज का सवाल है, 90 और 100 के बीच में उनका मार्जिन एकदम नील हो जाता है, और 100 के ऊपर जैसे ही जाती है प्राइस, डॉलर 100 और 110 के बीच में, तो ऑयल कंपनीज को पेट्रोल में 11 रुपए पर लीटर का नुकसान हो रहा था और डीजल में 14 रुपए पर लीटर का नुकसान हो रहा था। तो उनकी अपने फाइनेंसेस को बचाने के लिए और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ठीक रखने के लिए कुछ कंपनीज ने क्रेडिट देना बंद कर दिया था, और वो इसलिए भी हो सकता है कि ये बहुत बड़े स्केल पर डिमांड है और बहुत बड़े स्केल पर सप्लाई है, तो उनके अपनी बैलेंस शीट को सेफ रखने के लिए फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए उन्होंने शायद वर्किंग कैपिटल को कम किया होगा, और वर्किंग कैपिटल कम करने से उन्होंने क्रेडिट देना बंद कर दिया होगा। लेकिन उसके अलावा और कोई वजह तो इसमें नजर नहीं आती। तेल से आगे बढ़ते हैं, एक और अफवाह की बात करते हैं जो लॉकडाउन से जुड़ी हुई है। अफवाह है कि देश में लॉकडाउन लगने वाला है जैसे कोविड के समय लगाया गया था, पर यह कोरी बकवास है। सरकार ने इस अफवाह को सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद एक्स पर पोस्ट करके कहा कि लॉकडाउन को लेकर फैल रही अफवाहें पूरी तरह गलत हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के स्तर पर ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, मतलब सरकार ऐसा सोच नहीं रही है। पुरी ने आगे लिखा कि ऐसे समय में जरूरी है कि हम सभी शांत, जिम्मेदार और एकजुट रहें। इस तरह की अफवाह फैलाना और बेवजह डर का माहौल बनाना गैर जिम्मेदाराना और हानिकारक है। यानी आपने समझ लिया, सरकार कह रही है कि न तेल की कमी है, न लॉकडाउन की हालत है, न ही ऐसा कोई प्रस्ताव भी अभी विचाराधीन है। ये थी बड़ी खबर। अब सुर्खियां। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फ्लाइट हादसों और फ्लाइट में मिल रही एयरलाइंस में मिल रही गड़बड़ियों की खबरों के बीच एक पुख्ता रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट जारी हुई है संसद की स्थायी समिति के जानिब से। इसे पढ़कर समझ आ रहा है कि देश के एविएशन सेक्टर में कई खामियां हैं जिन पर जितना जल्दी हो सके ध्यान देने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में जनवरी 2025 से फरवरी 2026 तक यानी एक साल का लेखा जोखा दिया गया है। कुल 754 फ्लाइट्स का हिसाब किया गया है। इनमें से 377 फ्लाइट्स में यानी 50% फ्लाइट्स में बार बार होने वाली तकनीकी खामियां पाई गई हैं। सबसे ज़्यादा खामियां एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस में देखी गई हैं। एयर इंडिया के 166 विमानों में से 137 विमानों में बार बार तकनीकी दिक्कतें आईं। वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस के 101 विमानों में से 54 में लगातार समस्याएं रहीं। पिछले साल जून में अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान हादसा हुआ था, आपको याद है, जिसमें 250 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। हादसे के बाद एयर इंडिया का ऑडिट किया गया था। खबरें बता रही हैं कि करीब 100 से ज़्यादा मौक़ों पर सुरक्षा चूक सामने आई थी। इन्हें जल्द से जल्द ठीक करने को कहा गया था। संसद की स्थायी समिति का कहना है कि यह सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी गंभीर है। भारत के एविएशन सेक्टर को पूरी तरह से दुरुस्त और सेफ बनाने की ज़रूरत है। समिति ने फ्लाइट संचालन के लिए जिम्मेदार संस्था DGCA की क्षमता पर भी सवाल उठाए हैं। DGCA में लगभग 48.3% पद खाली हैं, जिस कारण सुरक्षा इंश्योर कर पाना मुश्किल हो सकता है। अगली सुर्खी के पहले ये वीडियो देखिए। हाथापाई कर रहे माननीयों का ये वीडियो जम्मू कश्मीर विधानसभा का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP के विधायक आपस में भिड़ गए। बवाल इतना बढ़ा कि विधानसभा का कामकाज आधे घंटे के लिए रोकना पड़ा। हुआ यूं कि 27 मार्च को जैसे ही सदन का कामकाज शुरू हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक वेल में उतर आए। विधायकों ने इजराइल और अमेरिका विरोधी नारे लगाए। इजराइल के सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्ला अली खामेनेई के पोस्टर लहराए। प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे थे विधायक तनवीर सादिक। उन्होंने बाकी विधायकों के साथ ईरान के लिए संवेदनाएं व्यक्त की, लेकिन इजराइल विरोधी नारे लगाते वक्त देश की राजनीति तक बात चली आई। दोनों तरफ के विधायकों के बीच मुखामुखम शुरू हुआ। एक तबका PM मोदी के विरोध में नारे लगा रहा था, दूसरी ओर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विरोध में नारेबाजी हुई। सिक्योरिटी को बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा और इन सब के बीच जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला का बयान भी आया। PM मोदी से ईरान अमेरिका के बीच चल रही जंग रुकवाने की कोशिश करने को उन्होंने कहा।
और एक जरूरी सूचना, ललन टॉप लेकर आ गया एक दिलचस्प सीरीज जिसका नाम है बिग बंग स्टोरी। इस सीरीज में है बंगाल की वो 8 कहानियां जिन्होंने बंगाल को बदल के रख दिया। आज़ादी के पहले से लेकर बीते महीने तक का लेखा जोखा है, जहां पे है नक्सलवाड़ी आंदोलन, जहां है लेफ्ट का उभार, जहां पे है बंगाल का विभाजन, कलकत्ता के दंगे, पंचायत चुनाव की हिंसा और भी बहुत सारी कहानियां। देखिए बिग बंग स्टोरी बुधवार और शुक्रवार शाम 5 बजे ललन टॉप के हर प्लेटफॉर्म पे। अगर आप हमारा पहला और दूसरा एपिसोड देखना चाहें तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ललन टॉप शो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।